प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के नए सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो लगातार बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाती हैं तो इसके बाद जो है आपको बहुत आसानी रहेगी डिटर्मिनेंट करने के लिए। डिटर्मिनेंट यानी कि 4.2 में से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं और इसको हम जो क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना इनको अप्लाई किए जो क्वेश्चन है वो हमारा एक टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, वो मैंने पहले से लिखी हुई है ताकि थोड़ा सा टाइम की बचत की जा सके, क्योंकि हमें 4.2 के रिगार्डिंग भी आज कुछ क्वेश्चंस जो है वो कोशिश करेंगे कि 4.2 के भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाया जाए। 4.1 आज मॉर्निंग में मैंने अपलोड कर दिया था और तो वो आप लोग देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग। वो कह रहा था वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज्ड, यानी कि जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो सेम रहती है अगर हम सभी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि हमने मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज लिया था, आपको ध्यान होगा, हम सभी रोज को क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम डिटर्मिनेंट में भी सभी रोज को कॉलम बना लेंगे या सभी कॉलम्स को रोज बना लेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? यानी कि अगर आपने सभी रोज कोई आपने डिटर्मिनेंट उठाई, उसकी सभी रोज को आपने क्या बना लिया, कॉलम बना लिया, तो उसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो वैल्यू पहले थी वो वैल्यू अब रहेगी, वैल्यू जो है उस पर चेंज नहीं होगा। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको जो है डीपली समझेंगे, भाई क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो होता है, बट फिर भी हम लोग उस टाइम मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा, देखिए कि ऐसा हो रहा है, ये सभी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी सेकंड की। वो कह रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, यानी कि अब देखिए ये कुछ ज़्यादा टिपिकल टास्क है नहीं। वो कह रहा है कि अगर आपने डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि मान लीजिए कि 3/3 की डिटर्मिनेंट थी, 3/3 की डिटर्मिनेंट है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ R3 है। ठीक है, आपने क्या किया कि मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डेल है। अगर आप दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि आपने R2 को तो ऊपर कर दिया, R1 नीचे और R3 सेम, तो जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, डिटर्मिनेंट की नेगेटिव आ जाएगी। समझ गए? कुछ नहीं करना, वो ये सिंपल ये बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो निशान, अगर वैल्यू पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस में जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल शीशे की तरह मामला साफ हो जाएगा। अभी मोटिव है कि आपको कुछ बेसिक बता दिया जाए जिससे आपको 4.2 में आसानी रहे। तीसरी प्रॉपर्टी वो कह रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चन आता रहता है, वो कहता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज जीरो। आपको एक्सपैंड नहीं करना, आपको मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड की गई थी, जो मॉर्निंग में लेक्चर चला था, उसमें आपको बताया गया था कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड क्या किया जाता है, और फिर उसकी वैल्यू आपको ध्यान होगी एक क्वेश्चन में जीरो भी आई थी, तो वो तो हमें एक्सपैंड करके पता चला। अगर हमें ये कैसे पता चलेगा भाई जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जीरो है और एक्सपैंड भी आपको नहीं करना है, तो वो बोलता है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो, कोई भी दो कॉलम अगर कंप्लीटली सेम है तो वो डिटर्मिनेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका डिटर्मिनेंट है। आपने क्या किया, आपने देखो इसमें ये R1 है, ये R2 है, और देखिए ये दोनों आइडेंटिकल है, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, उसकी वैल्यू जीरो रहती है।
वो इसको वैनिश भी बोलेगा। वो कहेगा कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज वैनिश विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको एक्सपेंड नहीं करना। इसमें और भी कंडीशंस होती हैं। वो कहता है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना तो वैल्यू जो है वो डिटरमिनेंट की जीरो कैसे हो सकती है। तो देखिए कितने कैसे हो सकते हैं। 2 रो सेम हो जाए बिल्कुल, जीरो हो जाएगा। 2 कॉलम सेम हो जाए, जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक पूरी रो जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा। एक पूरा कॉलम जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा। या पूरा डिटरमिनेंट ही जीरो आ जाए तो जीरो हो जाएगा। इन सभी कंडीशंस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो of a determinant is multiplied by a constant k, then its value is get multiplied by k। अगर आप किसी डिटरमिनेंट में पूरी रो को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ गए? यानी कि आपने क्या करना है, एक डिटरमिनेंट उठानी है, ठीक है, उसके एक कॉलम को आपने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे कि जब कांस्टेंट k नहीं था, यानी कि देखिए इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है कि आपने एक डिटरमिनेंट लिया होगा जिसकी वैल्यू रही है, मान लीजिए c, वैल्यू रही है c, कोई भी रहा, हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, हमने एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लिया, भाई कोई डिटरमिनेंट होगा जिसकी वैल्यू c रहेगी, उसको मैंने डिटरमिनेंट 1 मान लिया। अगर आप इस डिटरमिनेंट 1 कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करोगे, किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इसकी वैल्यू है वो भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां पे भी आप 1 ही लिख लो, 1 ही लिख लो। देखिए del 1 एक डिटरमिनेंट था जिसकी वैल्यू क्या थी, c थी। आपने क्या किया, आपने किसी एक रो को डिटरमिनेंट के किसी एक कॉलम को आपने क्या किया, एक स्केलर k से मल्टीप्लाई किया, तो होगा क्या कि जो उसकी वैल्यू c थी वो भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू देगी। ये है आपकी कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर हम लोग 5th की बात करें तो कह रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो of a determinant are expressed as sum of 2 or more than 2 terms, then determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए आप, उम्मीद है मुझे कि आपको ये ऊपर की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये समझ में आ गई होगी, और मैं इसको रब करता हूँ। चलिए, 5th प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more term, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinant। देखिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ से थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, ना समझ में भी आएगी, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो कह रहा था कि या तो कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट किसी रो के वो जोड़ हो, एक्सप्रेस किया जा सकता हो सम ऑफ 2 or more टर्म। आप ध्यान से देखिए, मैंने पहली रो उठा ली, पहली रो के अंदर आपका जो ये एलिमेंट्स हैं ये 2 जो है टर्म्स के जोड़ के तौर पे आ रहे हैं। देखो a1 प्लस में λ1, a2 प्लस में λ2, a3 प्लस में λ3। तो आपको क्या है कि पहली रो के आपके सभी एलिमेंट्स 2 टर्म के जोड़ के तौर पे हैं। ये तो बोल रहा है कि इफ सम और एलिमेंट्स ऑफ अ रो, इफ सम या सभी एलिमेंट्स किसी रो के या फिर कॉलम के डिटरमिनेंट के एक्सप्रेस किया जा सकता है सम के तौर पे 2 या 2 से ज्यादा टर्म। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक दोगे ना, ये भी 2, यहाँ पे भी 2। तो आपने क्या किया, अपनी पूरी रो को, एक पूरी रो को 2 टर्म्स के जोड़ के तौर पे दिखा दिया। तो जो डिटरमिनेंट है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 or more डिटरमिनेंट। तो जो डिटरमिनेंट आपका ये है इसको भी 2 डिटरमिनेंट के जोड़ के तौर पे दिखाया जा सकता है।
अगर यहाँ पे 3 होती, मान लीजिए यहाँ पे होता क्या ले, लैम्डा 1 तो हम लोग ले चुके हैं, डेल्टा 1 कर लेना, छोटा डेल्टा, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, तो फिर यहाँ पे एक डिटरमिनेंट और आ जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, पहले आपको उठाना A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, यानी कि आपको देखिए ये तो सेम रहेगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा, पहले तो आप पहले वाला उठाइए A1 A2 A3, A1 A2 A3, और फिर दूसरे डिटरमिनेंट में क्या लेना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो ऐसे अब अगर ये 3 होते तो आप एक डिटरमिनेंट और बना लेते और वहां पे भी B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे ही बिल्कुल सेम रहता, बस ऊपर वाली लाइन मान लीजिए यहाँ पे del 1 होता, मान लीजिए क्या होता del 1, यहाँ होता del 2 और यहाँ होता del 3, तो फिर इसके आगे आ जाता, फिर देखो B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो सेम ही रहता, बस जो del 1 del 2 del 3 है वो आपका यहाँ पे आ जाता del 1 del 2 del 3। ठीक है, तो आपका अगर एक रो के सभी एलिमेंट्स को 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के जोड़ पे की तरह दिखाया जा सकता है, तो आपके डिटरमिनेंट को ही उतने ही तरीके से तोड़ा जा सकता है, उतने ही तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली जो 5th प्रॉपर्टी है इस एग्जांपल की मदद से समझ में आ गई होगी। और जो 6th प्रॉपर्टी है वो सिंपल सी है, इतना कुछ ज़्यादा कुछ बताने लायक इसमें है नहीं। वो कह रहा है कि आप अगर आपने R ऑफ I यानी कि इस तरह का कोई भी ऑपरेशन अगर आप लगाते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिटरमिनेंट की पहले वैल्यू थी वही अब भी रहेगी। अगर आप इस तरह के रो पे किसी भी पर्टिकुलर रो के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टीज लगाते हो तो उससे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों ये थी वो 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे 4.2 कंप्लीट होगी। और 4.2 में से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चन आएगा, इसलिए इनको लाइटली नहीं लेना है, हमें ये बिल्कुल तरीके से इसको तैयार करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करने चले हैं। और जो 4.2 का पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। वो कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आता रहता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक्सपैंड नहीं करना। उसने कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग आपको जो प्रॉपर्टी अभी करवाई गई है 6 प्रॉपर्टी, उनकी मदद से उनकी हेल्प के साथ में आपको इसको डिटरमिनेंट को 0 दिखाना है, बट इसको एक्सपैंड नहीं करना है। चलिए पहले इस पे बात करते हैं। इसको मैं उन प्रॉपर्टीज की मदद से कैसे मैं ये दिखा सकता हूं कि इसका डिटरमिनेंट जो है वैल्यू 0 है। देखिए जो प्रॉपर्टी है उसकी जो पिक है, जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। जो प्रॉपर्टी मैं आपको बोल के बताता हूं, प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपने किसी भी 2 रो को, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी एक रो को आप 2 टर्म्स के सम के तौर पे दिखा सकते हैं। यानी कि या तो आपने किसी रो को, कंप्लीट रो को आपने 2 टर्म्स की सम के तौर पे दिखा दिया, या फिर आपने किसी कॉलम को 2 टर्म्स के सम के तौर पे दिखा दिया, तो आप इस डिटरमिनेंट को भी उतने ही टर्म्स के जोड़ के तौर पे दिखा सकते हो। देखिए आपको मेरी बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को आपने स्टडी किया तो आप देख पाएंगे कि आप इस डिटरमिनेंट को भी 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। देखिए ये 2 कॉलम तो सेम रहेंगे, इधर भी और इधर भी, तो आप इसमें से पहला उठा लो, पहला क्या हो जाएगा x y z, और इधर a b c। मैंने एक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट्स के तौर पे एक्सप्रेस कर लिया। यहां यूज होगी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब देखिए
एक प्रॉपर्टी आपको और पढ़ाई गई है, वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 रहती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपका C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल हैं। देखिए C1 XYZ, C3 XYZ, ये क्या है, आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल की जब आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0, अभी बताई थी आपको प्रॉपर्टीज में। और अगर मैं इधर की बात करूं तो C2 और C3 सेम है। देखिए ABC, तो अगर आइडेंटिकल होंगे तो इधर वैल्यू कितनी रहेगी, 0, तो कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से हम बिना एक्सपैंड किए भी बता सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की, प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 लगानी पड़ेगी। 6 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 6 प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप किसी रो के ऊपर इस तरह का कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ऑपरेशन आपने कहाँ लगाया, R1 पे। तो जब मैं आपको मैट्रिक्स सिखा रहा था तो मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर आपने ऑपरेशन R1 पे लगाया है तो R2 को और R3 को बिल्कुल एज इट इज उतार लीजिए। ऑपरेशन R1 पे लगा है कि हमें इन तीनों को जोड़ना है। देखिए अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, A माइनस में B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, ठीक है। तो देखिए क्या बचा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 0। क्या बच जाएगा, 0। प्यारे बच्चों अगर आप इनको भी जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 0। इसको भी जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 0। और अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरी रो, कोई एक भी पूरी रो अगर 0 हुई तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 रहेगी। ऐसे ही अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक कॉलम भी कंप्लीट 0 बन गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। ये प्रॉपर्टीज बोलती हैं। तो ये ऑपरेशन आप लगाइएगा या इस जैसा कोई भी ऑपरेशन लगाइएगा जो आपकी जो डिटर्मिनेंट को आप निकालना चाहते हो। तो उस तरह का ऑपरेशन लगाकर अगर आप कामयाब रहे कि 0 0 0 बन जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो उम्मीद है कि आपको पहले 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस तरीके से है, आपको इसको 0 प्रूफ करना है और आपको इसको एक्सपैंड नहीं करना। तो हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि हम इसमें से क्या कॉमन लें, क्या जोड़ें, क्या घटाएं, जो इसमें से 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 65 है ना, एक 65 को मैं तोड़ता हूँ 3 + 2, ठीक है। 65 को मैंने तोड़ दिया 63 + 2, तो ये हो गया 65। इसको तोड़िए 72 + 3, 72 और 3 75, तो 75 को मैंने तोड़ दिया 72 + 3। अब ये है 86, तो मैंने 86 को तोड़ दिया 81 + 5। देखिए मैंने वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं किया। 65 था उसको तोड़ा 63 + 2, 75 था 72 + 3, 86 था 81 + 5। अब आपने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 5th कि अगर आपकी कोई जो कॉलम या पूरा कोई जो रो है वो आपके 2 टर्म्स के जोड़ के तौर पे है तो आप अपने डिटरमिनेंट को भी 2 डिटरमिनेंट्स के जोड़ के तौर पे दिखा सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि 2 3 5 7 8 9 ये तो सेम रहेंगे दोनों में ही, 2 3 5 7 8 9 इधर भी सेम रहेगा और इधर भी सेम रहेगा, 2 3 5 7 8 और 9। अगर मैं लास्ट कॉलम की बात करता हूँ तो एक बार तो 63 72 81 आ जाएगा, 63 72 एंड 81 आ जाएगा, और दूसरी बार में 2 3 और 5 आ जाएगा, तो 2 3 और 5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको देखिए, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये कॉलम यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 0। प्यारे बच्चों अगर 9 को कॉमन ले लिया तो ये तो सेम रहेगा,
इस कॉलम में से मुझे 9 को बाहर लेना है, इस कॉलम में से 9 को मैंने बाहर ले लिया, कितना बच गया 7 8 9। इस पूरे कॉलम में से देखिए, इसमें से भी 9 कॉमन लो, इसमें से भी 9 कॉमन लो, इसमें से भी 9 कॉमन लो। इसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि देखिए C1 और C3 सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे अपना कौन सा है सेम, इसमें C2 और C3 सेम है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी रहने वाली है 0, और इसकी वैल्यू कितनी 0, तो ये आ गया 0। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 4 से लेकर के आगे एक्सरसाइज तक, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।